हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। तो हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, जो अपना चैप्टर 3 है। तो 3 के इंट्रोडक्शन को बड़े ही बेसिक से और बड़े ही आराम से हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 3 पैरामीटर आता है, लंब, आधार और कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस और क्या, हाइपोटेनस। जो आपको बचपन से पता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि 90 डिग्री के अपोजिट जो होगा वो कंफर्म क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण मतलब हाइपोटेनस होगा, ठीक है। और इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं क्या, एच से। अब मैं बेस और परपेंडिकुलर, लंब और आधार तब तक डिसाइड नहीं करूंगा जब तक मुझे यह पता ना चल जाए कि मैं किस थीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, मैं किस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तो वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू थीटा कि आप कहां पे बैठ के बात कर रहे हो कि लंब कौन सा होगा। सपोज अगर आप इस ए वाले एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो इस ए वाले एंगल के सामने का जो साइड बीसी है, ये बीसी आपका लंब कहलाएगा। लंब मतलब परपेंडिकुलर, और आप इसे पी से रिप्रेजेंट करते हो। और कर्ण मतलब हाइपोटेनस, और दूसरा साइड जिससे मिलकर ये थीटा बना है, ये वाला चीज इस टाइम बेस कहलाएगा। बेस, आधार, ये बेस कहलाएगा, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर सिमिलर ट्रायंगल है, लेकिन अगर मैं यहां पे बैठा होता, सपोज ये एंगल बीटा है और मैं बीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहा होता, तो बीटा के अपोजिट जो साइड होता, इस बार मैं उसे परपेंडिकुलर बोलता, और ये वाला चीज बीसी जो साइड होता वो बेस हो जाता। और हाइपोटेनस तो क्लियर है कि 90 डिग्री के वर्टिकली अपोजिट साइड जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, ये आपको पता है। मतलब मैं राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिसीजन बिना थीटा के लिए हुए नहीं ले सकता हूं कि आखिर इसमें बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, लंब क्या है और आधार क्या है। मतलब मैं जब भी राइट एंगल ट्रायंगल को देखूंगा तो किसी एंगल के रिस्पेक्ट में देखूंगा, और तभी मैं उसका बेस और परपेंडिकुलर मतलब लंब और आधार डिसाइड कर पाऊंगा। अब इससे रिलेटेड पाइथागोरस का थ्योरम आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। ये बात सबको पता होगा और ये आप जानते हैं। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये बात आप जानते हैं। चलिए थोड़ा आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास 3 परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस 3 वेरिएबल है, मतलब हमारे पास 3 पैरामीटर है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल को मैं देखता हूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल को देखने के बाद मुझे इसी तीनों चीज के बारे में पता चलता है कि एक परपेंडिकुलर कोई होगा, कोई बेस होगा और कोई क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो अगर मैं इस तीनों वेरिएबल को यूज करके अगर रेशियो बनाने का कोशिश करूं, तो मेरे पास केवल 6 पॉसिबल रेशियोज ही आ सकते हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में केवल हम 6 ही रेशियो के बारे में बात करते हैं, साइन, कॉसेक, कॉसेक, टेन और कॉट। कुछ और भी क्यों नहीं हो सकता था? क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यही 6 क्यों रुक गया सर? तो इसका आंसर यही है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, और 3 वेरिएबल को लेके अगर पॉसिबल मैं रेशियोज बनाना कोशिश करूं, इसमें से कोई भी 2 चूज करके, तो हमारे पास मैक्सिमम कितने रेशियोज आएंगे? 6 रेशियोज आएंगे। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिगो में आपको कितने रेशियोज पढ़ने की जरूरत पड़ती है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ने की जरूरत पड़ती है। नहीं तो अगर ऐसे ही नाम दिया जाता तो कभी आपने सोचा है कि 6 से ज्यादा क्यों नहीं हुआ? डेमजो दे देते, केमजो दे देते, कुछ भी बोल देते। अरे ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास
तीन ही वेरिएबल है और इस तीनों वेरिएबल में से कोई भी अगर दो पिक करता हूं तो मैं जो पॉसिबल रेशियो क्रिएट करूंगा वो टोटल नंबर ऑफ रेशियोज 6 ही आएगा, जिसमें अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को एक साथ लेने का कोशिश करता हूं तो हमारे पास जो रेशियोज बनेगा वो P बाई H बनेगा या H बाई P बनेगा। अगर मैं बेस और हाइट लेके बनाऊं तो रेशियो क्या बनेगा, B बाई H बनेगा या H बाई B बनेगा। और दूसरा अगर परपेंडिकुलर और बेस लेके बनाऊं तो P बाई B बनेगा या B बाई P बनेगा। इसके सिवा कोई पॉसिबिलिटीज हमारे पास होता ही नहीं। तो हमारे पास जब इस 6 रेशियो को छोड़ के कुछ आता ही नहीं तो इसीलिए हमने 6 नाम भी दिया। अब साइन का, केवल साइन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक कि उसके साथ थीटा इंक्लूड ना हो। साइन केवल एक 3 लेटर का वर्ड है। तो हमारे पास अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में बात कर रहा हूं तो साइन का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब उसके साथ क्या है, कोई थीटा इंक्लूड हो, क्योंकि थीटा जब तक इंक्लूड नहीं होगा तब तक मैं परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए साइन का अपना कोई वजूद नहीं है जब तक उसके साथ थीटा ना आ जाए। तो अब इस नाम को भी हम लोगों ने जान रखा है कि ये साइन थीटा है और इसका रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, P बाई H का व्युत्क्रम H बाई P है, जिसको हम कॉसेक थीटा नाम दिए, कॉसेक थीटा नाम दिए। B बाई H को कॉस थीटा और H बाई B जस्ट इसके रेसिप्रोकल व्युत्क्रम को क्या नाम दिए हैं, सेक थीटा। टेन थीटा P बाई B के रेशियो को क्या बोलते हैं, टेन ऑफ थीटा, और इसे मैं क्या बोलता हूं, कॉट ऑफ थीटा, B बाई P वाले रेशियोज। ये बात आपको बखूबी पता होगा अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो। बस मैं एक बार आपको बस सारी चीजें रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है, वापस से एक बार ताजा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लासेस, ये चीजें आपने सीख रखा है। ओके, अब एक बात बताओ कि अगर कोई नंबर n है, हाँ, एनी नंबर n है, एनी नंबर क्या है, n है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं, व्युत्क्रम लूं, क्या लूं, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, 1 बाई n, 1 बाई क्या, n। अगर मैं कोई नंबर लिया या कोई रेशियोज लिया या उसका मैं जस्ट रेसिप्रोकल लिया तो 1 बाई n होगा। और एनी नंबर और एनी फ्रैक्शन, व्हाट एवर, जो भी हो, कोई भी संख्या और उसका रेसिप्रोकल, अगर मैं एनी नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर, तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। किसी भी संख्या और उसका व्युत्क्रम को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, आएगा या नहीं। तो यहां पे सर साइन को, अगर साइन ऑफ थीटा को मैं अगर इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूं, व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करूं, तो P बाई H का व्युत्क्रम क्या है, H बाई P है। तो आप खुद देखो ना कि अगर RHS साइड में P बाई H है, H बाई P है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हमारे पास कोई भी नंबर अगर अपने ही रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है, कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी भिन्न अगर अपने ही व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बना देता है, पॉजिटिव 1। तो यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक है, और ये जब दोनों प्रोडक्ट होगा तो वैल्यू क्या देगा, +1। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक थीटा है, तो दोनों प्रोडक्ट होगा तो क्या दे देगा, 1। और 10 को कॉट के साथ मल्टीप्लाई करें, आप खुद भी देख सकते हो, RHS और LHS को एक साथ मल्टीप्लाई करो, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉट थीटा और टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बेसिक चीजें हमें पता है, अभी तक मैं जो भी रिकॉल करा रहा हूं आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है। थोड़ा इससे और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा एंगल के बारे में। अगर O पॉइंट है और यहां हम इस पॉइंट को, जहां पे दो लाइन आके मिलता है, इसे हम वर्टेक्स के नाम से जानते हैं, शीर्ष के नाम से जानते हैं।
वर्टेक्स शीर्ष के नाम से जानते हैं। इस वर्टेक्स पे एंगल क्रिएट हुआ क्योंकि सपोज ये ए है और ओ है ए और ये बी लाइन है, तो हम दो तरीके से एलिवेशन देख सकते हैं, झुकाव दे सकते हैं। ओ ए लाइन का किस पे, ओ बी लाइन पे, ये झुकाव देख सकते हैं, या फिर ओ बी लाइन का ए पे झुकाव दे सकते हैं। ठीक है ना। तो आप देखो आप किस तरीके से चल रहे हो। एक बार अगर आप ऐसे देख रहे हो कि ओ ए लाइन का एलिवेशन झुकाव किस पे, ओ बी पे, मतलब आप क्लॉकवाइज चल रहे हो। आप कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज। और अगर ओ बी लाइन का आप एलिवेशन ओ ए लाइन पर देख रहे हो, मतलब क्या चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। मतलब हम एंगल को दो तरीके से मेजर करेंगे और उस पे साइन चेंज होगा। और अब हम ओ बी लाइन का अगर एलिवेशन ओ ए लाइन पर देखते हैं तो हम घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहां पे जो भी मैग्नीट्यूड आए वो हम पॉजिटिव एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, पॉजिटिव एज्यूम करेंगे। और इसका कोई लॉजिक नहीं है, मैथमेटिशियन ने बना रखा है, हम भी उसी कस्टम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज अब हम क्या करेंगे, एंगल्स को पॉजिटिव मानना चालू कर देंगे। लेकिन अगर हमने इसी एलिवेशन को दूसरे डायरेक्शन में देखा होता, अगर मैं इसी एलिवेशन को ओ ए और ये बी, अगर मैं ओ ए लाइन का एलिवेशन ओ बी पर देखता, मतलब मैं क्लॉकवाइज की बात करता, मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो, और इस केस में हम मैग्नीट्यूड क्या लेते, निगेटिव। अच्छा सर, मतलब हम एंगल को जब मेजर करेंगे तो एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि मैं एलिवेशन झुकाव किधर देखता हूं, एंटी क्लॉकवाइज देख रहा हूं या क्लॉकवाइज। जनरली एंटी क्लॉकवाइज मैक्सिमम टाइम देखा जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज आप लोगे तो क्या, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज लोगे तो क्या, निगेटिव होगा। मतलब हमारे पास साइन को एंगल को मेजर करने का दो कन्वेंशन है, घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा में पॉजिटिव और घड़ी के दिशा में नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ एंगल्स की। अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया और मैंने बोला कि इस लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बहुत लोग बोल देंगे कि सर 180 डिग्री का एंगल है। बट ये सरासर क्या है, गलत है। क्योंकि एंगल का फॉर्मेशन तो कम से कम दो लाइन से होगा और ये एक सिंगल लाइन है। आप लोग इतनी बार क्लासेस किए होंगे, इतनी बार बुक देखे होंगे, और आपने ये चीज गौर नहीं किया होगा कि अगर ये 180 डिग्री होगा तो बीच में क्या दिया जाएगा, डॉट। डॉट मतलब वर्टेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे दो लाइन आके मिला है और दो लाइन आके मिला है, तब यहाँ पे ये 180 डिग्री। तो यहाँ पे जब भी आपको स्ट्रेट एंगल की बात होगी, रैखिक कोण की बात होगी, तो आप इस बात को बिल्कुल क्लियर कीजिएगा कि यहाँ पे डॉट और क्या, एक एरो हमने लगाया और इस एरो पे डॉट देके तब ये 180 डिग्री का काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर ये टर्मिनल पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, दूसरा इसी पे लाई कर रहा है, तो हमारे पास ये जो टोटल यहाँ पे एंगल बनेगा वो कितना होता है, एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। जो हमारे पास टोटल एंगल बनता है वो क्या बनता है, 360 डिग्री। ये स्ट्रेट एंगल है और ये कंप्लीट एंगल है, पूर्ण कोण है, 360 डिग्री का है। तो मुद्दा ये आता है कि सर क्या एंगल टोटल हमने एक पॉइंट पे घूम लिया तो कुल मिला के केवल 360 पे एंगल जाके खत्म हो जाता है? इसका आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एंगल 360 डिग्री तक ही मैक्सिमम हो सकता है। ये कितना भी हो सकता है, प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अब हम पूरे ही प्लेन को चार भाग में बांट दिया। ठीक है ना। ये अपना एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है ना। अब हमने जब इस पूरे प्लेन को चार भाग में बांटा, मतलब बेसिकली एक पॉइंट को हमने कितने भाग में बांट दिया, चार भाग में बांट दिया। इसका 4 पार्ट्स हमने कर लिया। बेसिकली हम पूरे प्लेन को कितना भाग में बांट दिए, चार भाग में बांट दिए, और ये ओरिजिन से ही तो बटा है। हाँ, तो ओरिजिन से बटा है तो इस पॉइंट पे टोटल कितना बन रहा होगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री, क्योंकि इस पॉइंट पे टोटल कितना बनेगा, 360। अब
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम मेजर करना शुरू करते हैं अगर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर ये 0 डिग्री होगा तो 4 भाग में मैंने 360 को बांटा है, तो एक कंफर्म कितने डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 90 डिग्री, और ये कितने डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 180 डिग्री को, और ये कितना, 270 डिग्री को, 90 ऐड करते चले जाओ, और ये फिर वापस से कितना, 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो सर 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, तो फिर वापस अगर एक 90 डिग्री एक बार और घूम जाऊं तो ये तो 450 हो जाएगा सर, क्योंकि 360 पे फिर 90 जोड़ेंगे। मतलब ये डिपेंड करेगा आपके राउंड पे। अगर आप राउंड लगाना बंद ही नहीं करोगे तो ये एंगल बढ़ते चला जाएगा। वन टाइम्स अगर आप रिवॉल्व हुई एक कंप्लीट राउंड लगा लिया तो 360, अगर 2 कंप्लीट राउंड लगा लोगे तो क्या, 720। ठीक है, वैसे ही आप कितना भी राउंड लगा सकते हो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा हूं, तो ये एंगल 0 to इनफाइनाइट कुछ भी पॉसिबल हो सकता है जो एंगल है। तो सर निगेटिव भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल। यही बात हुई कि अगर मैं पूरे ही प्लेन को 4 भाग में तो बांट दिया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये निगेटिव वाई एक्सिस है। तो अगर मैं बात करूं कि सर मैं एंटी क्लॉकवाइज में घूमना चाहता हूं, तो अगर ये 0 डिग्री है तो मैं तो अब मैं क्लॉकवाइज घूमना चाहता हूं, तो अब ये तो क्लियर है कि मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, लेकिन इस बार माइनस ये 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे क्लॉकवाइज घूमना है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अब मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, और क्लॉकवाइज घूमूंगा तो एंगल क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे तो क्या था, पॉजिटिव था, तो माइनस 90 डिग्री। वैसे ही है माइनस 180 डिग्री, और ऐसे ही है माइनस 270 डिग्री, और ये माइनस 360 डिग्री, एंड सो ऑन। वैसे ही माइनस 450 डिग्री होगा। तो ये भी अगर मैं रिवॉल्व करना चालू कर दूं तो ये एंगल वेरी कर सकता है, माइनस इनफाइनाइट टू क्या, 0 डिग्री। मतलब हमारे पास एंगल की पॉसिबिलिटीज, हमारे पास जो कोण होगा वो माइनस इनफाइनाइट डिग्री से प्लस इनफाइनाइट डिग्री कुछ भी हो सकता है। मतलब हमारे पास एंगल्स का जो पॉसिबिलिटीज है, एंगल्स जो होगा वो माइनस इनफाइनाइट डिग्री टू प्लस इनफाइनाइट डिग्री कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर माइनस 5,555 डिग्री बोला जाए तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये तो कंफर्म है कि सर वो मैनिपुलेट होके इसी चारों क्वाड्रेंट में से किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो बात की बात है। लेकिन हमारे पास एंगल माइनस इनफाइनाइट डिग्री से प्लस इनफाइनाइट डिग्री कुछ भी पॉसिबल है। ये डिपेंड करता है कि हमने एक्सिस पे कितनी बार घुमा है और किस डायरेक्शन में घुमा है। तो इससे आगे की बात थोड़ा और चलते हैं आगे, चीज़ों को समझिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों को आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है, लेकिन वापस से आप इस चीज़ों को रिकॉल कीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब 10th में आप लोगों ने एंगल के बारे में भी बात किया था, उस एंगल के वैल्यू को भी मैं रिकॉल करा दूं आप लोग को कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपको पता था क्या होता है, 0। 30 डिग्री का वैल्यू पता होता था 1/2। 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और 90 डिग्री का वैल्यू आपको याद था क्या, 1। और मैं कहता हूं कि अगर आपको केवल ये वैल्यू याद है तो आप सारे ही वैल्यू को याद कर सकते हो, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको साइन के इन 5 वैल्यू के बारे में नॉलेज है तो आपको सारे ही वैल्यू याद होंगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा एक बार इस चीज़ के बारे में मैं बात कर लेता हूं। ऐसे नहीं कि सर साइन का लिखते हैं फिर कॉस का लिख देते हैं उल्टा करके, फिर दोनों को डिवाइड करते हैं, फिर ऐसे सोचते हैं। फिर इन तरीके से अगर आप चीज़ों को समझोगे तो फिर आगे चल के आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो मैं एक बार डिस्कस करता हूं कि आपको क्या सोचना है। अगर आपको ये 5 वैल्यूज याद है तो आप सारे के सारे वैल्यूज याद कर सकते हो। कैसे सोचना है, हम बात करते हैं पूरक कोण की, कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। तो पूरक कोण आपको पता होना चाहिए
कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो ऐसे दो एंगल θ1 प्लस θ2 जो मिलके क्या दे 90 डिग्री दे, इस दोनों को क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण बोलते हैं। ऐसा दो एंगल जिसका सम क्या हो 90 डिग्री हो, मतलब अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। मतलब अगर मैं एक एंगल बोलता हूं तो उस एंगल में क्या और ऐड कर दिया जाए कि टोटल सम क्या हो जाए 90 डिग्री, वो उसका कंप्लीमेंट्री कहलाएगा। मतलब अगर 10 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल पूछूं तो कंफर्म इसका आंसर क्या होगा 18 डिग्री। अगर मैं 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री पूछूं तो क्या होगा 60 डिग्री। अगर मैं 90 डिग्री का कंप्लीमेंट्री बोलूं तो 90 डिग्री में क्या ऐड किया जाए कि 90 डिग्री हो जाए, अरे भैया जीरो, मतलब 90 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलरली अगर मैं 0 डिग्री का कंप्लीमेंट्री पूछूं तो 90 डिग्री हो। अगर मैं 45 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल बोलूं, पूरक कोण बोलूं, तो आपका आंसर क्या होगा 45 डिग्री, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि क्या ऐड करें जिससे 90 डिग्री हो जाए। अब सुन लो, साइन का अगर ये वैल्यू याद है तो कॉस बोलता है, कॉस का क्या लॉजिक है, कॉस बोलता है कि मेरे वैल्यू के लिए आप कंप्लीमेंट्री में साइन के पास चले जाइए। कहां चले जाइए, कंप्लीमेंट्री में साइन के पास। मतलब अगर मैं कॉस 0 डिग्री की बात कर रहा हूं तो कॉस 0 डिग्री क्या बोलेगा कि मेरे वैल्यू को लेने के लिए आप मेरे 0 डिग्री के कंप्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री साइन में चले जाइए, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1। सिमिलरली अगर कॉस 60 डिग्री का मुझे वैल्यू चाहिए, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस का वैल्यू लेने के लिए हम साइन में कंप्लीमेंट्री में जाते हैं, तो 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या होगा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। मतलब हमें बस एक चीज याद रखना है कि कॉस के एंगल्स का वैल्यू वही होता है जो कंप्लीमेंट्री में साइन का वैल्यू, और मुझे सजा के लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप सोचो कि सर अगर मैं कॉस का लिखूं तो 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री बोलेगा कि साइन के पास चले जाइए और मेरे कंप्लीमेंट्री में मतलब 90 डिग्री में चले जाइए, और वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अगर कॉस 30 डिग्री की मैं बात कर रहा हूं तो कंप्लीमेंट्री में भेज देगा साइन के पास। 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। और 45 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या 45 डिग्री, मतलब कॉस 45 डिग्री कहां पे भेज देगा साइन 45 डिग्री, और वापस से रिप्लाई क्या करेगा 1/√2। अब कॉस 60 डिग्री साइन में कंप्लीमेंट्री के पास जाओ, 60 डिग्री कंप्लीमेंट्री 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। और कॉस 90 डिग्री कंप्लीमेंट्री कितना 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है 0, तो हमने 0 लिख लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगला स्टेप बताएगा कि अच्छा साइन tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा भाई क्या होता है कॉस थीटा, और यहां से दोनों को डिवाइड कर लो और tan का वैल्यू आप लिख लो। अरे भैया ऐसे नहीं, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं। अब tan के लिए क्या याद रखना है, tan के लिए क्या याद रखना है, सबसे पहले एक बात बताइए कि √3 और 1/√3 में बड़ा कौन सा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि √3 और 1/√3 में बड़ा कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है कि √3 का वैल्यू 1.73 के आसपास, और 1/73 अगर होगा तो ये 0.23 के आसपास आएगा, तो यहां पे 53 के आसपास समथिंग आएगा। तो हमें पता है कि √3 क्या है बड़ा है, ये क्या है बड़ा है, और 1/√3 क्या है छोटा। ये बात तो क्लियर हो गया कि अगर 1/√3 है और √3 है तो इन दोनों में बड़ा कौन है √3, और 1/√3 छोटा है। तो पहला चीज कि tan का वैल्यू इंक्रीजिंग होता है, tan का वैल्यू क्या होता है इंक्रीजिंग होता है। तो अगर tan का वैल्यू इंक्रीजिंग होता है तो सर इंक्रीज कैसे करता है, तो tan का वैल्यू 0 1 होते हुए इनफाइनाइट चला जाता है। क्या बोला मैंने, tan का वैल्यू इंक्रीजिंग होता है और ये 0 1 होते हुए कहां चला जाता है इनफाइनाइट चला जाता है। तो सर tan 0 का वैल्यू 0 हो गया, 45 डिग्री बीच में 1 हो गया, और लास्ट इनफाइनाइट हो गया। 3 वैल्यू तो ऐसे ही याद हो गया मुझे, क्योंकि टोटल 5 वैल्यू तो मुझे याद करने। और मैंने क्या बोला, tan का वैल्यू इंक्रीजिंग होता है और 0 1 होते हुए कहां चला जाता है इनफाइनाइट। तो बीच में दो ही चीज तो बच रहा है, 30 डिग्री और क्या 60 डिग्री, 30 डिग्री और क्या 60 डिग्री। अब एक बात बताओ भैया,
कि अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री बच रहा है, हमने बोला 10 का वैल्यू इंक्रीजिंग है, तो दो ही तो फैक्टर आता है, √3 और 1/√3। तो अगर इंक्रीजिंग वैल्यू है तो 30 डिग्री पे क्या आएगा, छोटा वाला वैल्यू आएगा 1/√3, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। और 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और 60 डिग्री का वैल्यू √3। होप कि tan थीटा का वैल्यू 10 पांचों वैल्यू आपको याद हो गया होगा, क्योंकि 10 का आप दिमाग में रखो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 1 होते हुए कहा जाता है इनफाइनाइट, और उसके बाद आप √3 और 1/√3 का फैक्टर याद रखो, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है तो 1/√3 पहले आएगा और √3 क्या आएगा बाद में। तो 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा और 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ओके, अब आप मेरे को एक बात बताओ कि आपसे अगर कोई बोले कि 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, तो आप क्या बोलोगे, 1/1 मतलब क्या होगा, 1 ही तो होगा। अरे 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं बोलूं 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/0 मतलब क्या, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/इनफाइनाइट मतलब क्या, 0। 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, लेकिन 0 का रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। ये बात आपको पता है। तो हमें अब कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर मुझे कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉसेक थीटा, तो मुझे साइन को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि कॉसेक थीटा साइन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक थीटा साइन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अभी तो बताया मैं, 0 का रेसिप्रोकल क्या, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या, 0। ओके, अब यहां पे कॉसेक 30 डिग्री की बात करेंगे तो 1/2 साइन 1/2 है, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 60 डिग्री का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है भैया, अरे 1 ही तो होता है। तो मुझे साइन जब याद है, कॉस याद है और tan याद है, तो क्या मुझे कॉसेक, सेक और कॉट लिखने में कोई प्रॉब्लम है, नहीं। मैं अगर उन वैल्यूज को जानता हूं तो मैं उसका रेसिप्रोकल करूंगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पे अगर मैं सेक थीटा की बात करता हूं, सेक की बात करता हूं, थीटा उसको यहां पे लिए है, तो सेक की बात करता हूं तो 1 का रेसिप्रोकल क्या, 1। अब 30 डिग्री का रेसिप्रोकल 2/√3, हाँ 1/√3 का रेसिप्रोकल √2, और ये 2, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इनफाइनाइट। अब अगर 10 की बात करता हूं तो किसका रेसिप्रोकल होगा, 10 का। 0 का रेसिप्रोकल क्या, इनफाइनाइट। 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें ये वैल्यूज याद होने चाहिए, और वैल्यू याद करने का ये तरीका नहीं होता है कि मैं बार बार इन ग्राफ को बनाऊं। मैं इसे कोरिलेट करूंगा, और एक दूसरे से जब कोरिलेट हो जाएगा तो मुझे वैल्यूज ऐसे ही याद हो जाएंगे। वैल्यूज को सबसे अच्छा याद करने का तरीका है कि दिमाग में बनाओ कि मुझे 30 डिग्री का वैल्यू लिखना है, और सारे ही 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का 30 डिग्री का वैल्यू लिख डालो। और उसमें भी अब ये मत सोचो कि साइन का पहले लिखेंगे, फिर कॉस का लिखेंगे, फिर tan का, नहीं भैया, 30 डिग्री का वैल्यू लिखना है, जो हो बस कलम चलाओ, ठीक है। अब रेंडमली लिखोगे तो आपको वैल्यू ज़्यादा याद होगा, और मैंने आपको बता दिया कि आखिर इसके पीछे थोड़ा सा याद करने के लिए बेहतर लॉजिक क्या है, और उस लॉजिक के बारे में होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। चलिए, तो वैल्यूज मैं ये मान के चलता हूँ कि वैल्यूज सबको याद होगा, और इन चीज़ों में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 11th के स्टूडेंट हो तो ये वैल्यू तो बाई हार्ट आपको याद होगा ही होगा। तो चलिए इससे थोड़ा आगे देखते हैं। अब जो 3 बेसिक्स फार्मूला ड्राइव होते हैं, और उस तीनों का फर्दर 3 फार्मूला हम लोग जो ड्राइव करते हैं उसको बड़े आराम से एक बार देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के मतलब कर्ण के स्क्वायर। अगर मैं इसे सपोज इक्वेशन 1 मान लूं, क्या मान लूं, इक्वेशन 1 मान लूं, और मैं इक्वेशन 1 को
अगर मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 को, मैं डिवाइड कर दूं अगर h स्क्वायर से, बोथ साइड, ठीक है। तो अगर h स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, आप खुद सोचो, पी स्क्वायर बाई क्या आएगा, एच स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर बाई क्या आएगा, एच स्क्वायर, और यहां पे एच स्क्वायर बाई क्या आएगा, एच स्क्वायर आएगा या नहीं। तो यहां पे पी बाई एच कौन सा रेशियो होता है, साइन, तो मैं इसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, और बी बाई एच किसका रेशियो होता है, कॉस का, तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, और एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कैंसिल आउट होकर क्या हो जाता है, 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक बेसिक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहां से ये भी 3 फॉर्मूले आपको ड्राइव हो जाते हैं। अगर मैं इक्वेशन 1 को अगर डिवाइड कर दूं सपोज पी स्क्वायर से, कैसे डिवाइड कर रहा हूं इस बार मैं, पी स्क्वायर से, तो आप देखो कि पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा, पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, और प्लस बी बाई पी नथिंग बट क्या, कॉट, तो स्क्वायर लिख सकता हूं, मतलब कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा, और h बाई पी इज नथिंग बट क्या, कॉसेक थीटा, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं यहां पे ये तो एक फॉर्मूला तो बन गया, अब इसे मैं रीअरेंज कर लूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या, 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा मैं ये भी लिख सकता हूं कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इन तरीके से फिर से 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। ओके, अब मैं इस इक्वेशन को अगर बी स्क्वायर से डिवाइड करूं, मैं इस इक्वेशन को क्या करूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई क्या, बी स्क्वायर, तो मैं एक बार डायरेक्ट ही लिख देता हूं। मैं क्या करता हूं, बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, अरे पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, पी बाई बी टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और h बाई बी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। यहां से फिर से फॉर्मूले डिराइव होंगे, क्या डिराइव होंगे, तो आप ये लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या, 1 लिख सकते हैं या नहीं, या फिर आप ये भी लिख सकते हो टेन थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो इस तरीके के फॉर्मूले हमारे पास कितने हो गए, 9 फॉर्मूले हो गए, और ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने सर 10th क्लास तक में देखा था, तो हम लोगों ने वैल्यू एंगल का, जियोमेट्रिकल रेशियोज का जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वो 90 डिग्री तक ही फाइंड आउट किया था, या 90 डिग्री तक ही मुझे याद करना था, और मुझे याद है। लेकिन क्या हो जब आपके पास एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, और 90 डिग्री से बड़े एंगल का वैल्यू हम कैसे मैनिपुलेट कर पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे, तो उन चीजों के बारे में चलिए अगला चर्चा करते हैं। होप कि यहां तक आइडियाज आपको क्लियर हो रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कहां पे क्या प्रॉब्लम है, या फिर और चीजें इसमें क्या आपको इंक्लूड करानी थी, या कहां पे आपको दिक्कत आ रहा है। तो मैं अगली बार जब वीडियो बनाऊंगा तो उन चीज को और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए इसे थोड़ा आगे देखते हैं। तो अब थोड़ा सा हम उन एंगल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जारी करेंगे। जब एंगल हमारे पास 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, उन चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, और इसको बड़े आराम से और बड़े अच्छे तरीके से देखने का जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसे, कि आखिर मुझे कहाँ से शुरू करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, और कैसे मुझे आगे इन सारी चीज़ों को कोरिलेट करना है, उन सारे चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे आपको एक बात पता है कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसे बेस और इसे हाइपोटेनस। और पाइथागोरस ने बोल रखा है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि सर एच स्क्वायर, एच को अगर मैं स्क्वायर को मैं दूसरी साइड लेके जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। तो हम जनरली
हम जनरली हाइपोटेनस को क्या लेंगे, पॉजिटिव। हाइपोटेनस को हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे P या B कोई भी निगेटिव हो उसका स्क्वायर बन के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं हमेशा एज्यूम करने का कोशिश करूंगा कि हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। अब देखो H को ऑलवेज क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव। H को क्या कंसीडर करना है, हाइपोटेनस को क्या कंसीडर करना है, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव लेना है। अब हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, 0 डिग्री से 90 डिग्री। मतलब हम लोगों ने 10th में जो भी ट्रायंगल को पुट किया था या ट्रायंगल के बारे में स्टडी किया था, वो ट्रायंगल को हम कहां पे रख रहे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रख रहे थे, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल ले रहे थे। एक्स एक्सिस के साथ आप एंगल लो थीटा, एक्स एक्सिस के साथ आप एंगल लो थीटा। तो थीटा को मैं वैरी करा रहा हूं कहां से, 0 से लेके कहां तक, 90 डिग्री। इन चीजों से आप कोरिलेट कर पाओगे कि आखिर क्यों पॉजिटिव लेते हैं और क्यों निगेटिव लेते हैं। इस चीज को समझाने का एक बेहतर तरीका है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 0 से क्या 90 डिग्री के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और इस ट्रायंगल को मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रखा है, प्रथम पाद में रखा है, ठीक है। अब सर यहाँ पे तो ऑलवेज ओरिजिन पे 90 डिग्री है, मतलब एक ट्रायंगल दिख रहा है, और इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, धनात्मक वाई अक्ष पे है, तो इसका परपेंडिकुलर हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव P, और इसका बेस धनात्मक एक्स अक्ष पे है, तो इसको क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव B, और H तो हमने बोला है कि टेक ऑलवेज पॉजिटिव, H को ऑलवेज क्या ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए। अब एक बात बताओ कि हमारे पास एक 3 पैरामीटर ही तो होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में कितने पैरामीटर होते हैं, 3 पैरामीटर, बेस, परपेंडिकुलर और क्या, हाइट। अब इससे मैं तीनों ट्रिमेट्रिकल रेशियोज अगर निकालूं तो कोई भी नेगेटिव तो है नहीं, मतलब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री तक में कोई भी वैल्यू हमने देखा था, कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था। क्यों आएगा, क्योंकि इसके तीनों वेरिएबल क्या है, तीनों जो पैरामीटर है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइट, वो तीनों क्या है, पॉजिटिव हैं। तो अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो इसमें कोई भी निगेटिव आने का कोई चांस है ही नहीं। मतलब यहाँ पे अगर हम साइन की बात करें तो साइन थीटा में पॉजिटिव P आएगा और पॉजिटिव क्या आएगा, H, मतलब ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक में साइन का वैल्यू अगर हम निकाले तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा की बात करें, पॉजिटिव भी है और पॉजिटिव क्या है, H, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, कॉसिक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम भी क्या होगा, सेक थीटा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा भी पॉजिटिव P और पॉजिटिव B आएगा, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए मैं बोल देता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। मतलब अगर मैं एंगल को वैरी कराऊं 0 से लेकर 90 डिग्री तक में, तो हमारे पास जितने भी ट्रिमेट्रिकल रेशियोज हैं वो ऑलवेज क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, और वो मैंने देख भी लिया। अब मैं बात कर रहा हूं कि क्या हो जब एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री में हो, मतलब हमारे पास ऐसा केस आए जब हमारे पास अपना ट्रायंगल, ये तो 90 डिग्री है, ये तो 0 डिग्री था, और ये क्या था, 180 डिग्री, और ये तो निगेटिव वाई एक्स है और ये पॉजिटिव वाई एक्स है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो अब क्या हो जब हमारे पास ट्रायंगल किस क्वाड्रेंट में पुट कर दिया गया, सेकंड क्वाड्रेंट पे। हम बात कर रहे हैं जब मेरा थीटा वैरी करेगा कहां से कहां तक, 90 डिग्री से 180 डिग्री। अब उस स्थिति में इस ट्रिमेट्रिकल रेशियोज में क्या पॉजिटिव होगा, क्या निगेटिव होगा, इस बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैंने थीटा यहां पे लिया है तो थीटा का वर्टिकल अपोजिट ये वाला P पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव होगा। लेकिन इस बारी बेस थीटा जिस साइड के साथ मिला है वो बेस है, तो बेस क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, मतलब बेस का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा। इस बार बेस क्या हो गया, नेगेटिव, और मैंने बोला है कि H को ऑलवेज क्या लो, पॉजिटिव, H को ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, अब अगर जहां जहां पे बेस इंक्लूड होगा, जहां जहां पे बेस आया होगा वो उस वैल्यू को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा।
तो साइन वाले वैल्यू में तो केवल पी और एच आया है, मतलब साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन कॉस वाले वैल्यू में माइनस बी आएगा और वो उसे क्या कर देगा नेगेटिव। टेन वाले में भी बी का रोल है और वो क्या कर देगा नेगेटिव। मतलब यहां पे साइन ऑफ थीटा की अगर हम बात करें और वो थीटा क्या है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा पॉजिटिव पी और क्या पॉजिटिव एच, मतलब ये वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम कॉस थीटा की बात करेंगे तो नेगेटिव बी बाई पॉजिटिव एच और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कॉस 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में क्या हो जाएगा नेगेटिव। और वैसे ही अगर हम बात करते हैं टेन थीटा की तो ये क्या हो जाएगा प्लस पी और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी, मतलब ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसलिए हम ये बोलते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या कॉसेक, ये दोनों केवल पॉजिटिव होंगे और अगर बात होगी कॉस या टेन की तो ये नेगेटिव होगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, अगर हम बात करते हैं क्या थर्ड क्वाड्रेंट की, ये तो पॉजिटिव आई एक्स पॉजिटिव एक्स, ये क्या है नेगेटिव एक्स और ये क्या है नेगेटिव, ठीक है। अब ये तो 0 डिग्री था, ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 180 डिग्री, ये क्या है 270 डिग्री। अब हमारे पास जो ट्रायंगल रखा जा रहा है वो किस में रखा जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब हम चाहते हैं थीटा कहां से वेरी करे 180 से 270 के बीच में। अब अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला ये जो साइड है वो नेगेटिव वाई एक्स पे है और ये परपेंडिकुलर का रोल करेगा, लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा माइनस नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाई एक्स पे है और बेस क्या होगा नेगेटिव बी और हाइपोटेनस को ऑलवेज हम क्या बोल रहे हैं पॉजिटिव लीजिए पॉजिटिव एच। तो अब देखो जहां पे बी और पी यूज हुआ होगा माइनस माइनस काउंटर कर लेगा, जहां पे पी और बी यूज होगा माइनस माइनस काउंटर कर लेगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी कॉस में भी आएगा तो नेगेटिव कर देगा और साइन में पी आएगा तो नेगेटिव कर देगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा की अगर हम बात करें तो माइनस पी बाई प्लस एच, मतलब ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर हम कॉस ऑफ थीटा की बात करते हैं तो माइनस बी बाई पॉजिटिव एच, मतलब ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन अगर टेन थीटा की बात करेंगे तो माइनस पी और माइनस बी दोनों काउंटर करके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, काउंटर करके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या पॉजिटिव होता है 10 पॉजिटिव। सिमिलरली आप फोर्थ क्वाड्रेंट में करके देख सकते हो, वैसे मुझे स्पेस की जरूरत होगी थोड़ा मिटा देता हूँ। ये बातें आपको क्लियर होंगी, आप हमेशा इस चीज़ों को खुद से प्रयास किया करो, खुद से नोट डाउन किया करो और कोशिश करो कि चीज़ें हर एक चीज़ क्लियर। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, ये निगेटिव एक्स और ये निगेटिव। अब मैंने ट्रायंगल को यहाँ पे पुट किया है, ये थीटा है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे आपको पता है ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री है और ये क्या है 270 डिग्री और फिर क्या है 360 डिग्री, है ना। ये क्या है फिर से 360 डिग्री, तो 360 डिग्री। अब हम बात कर रहे हैं जब 270 से अधिक हो और 360 के बीच में हो तब क्या होगा। अब ये थीटा है, अब इसका पी क्या होगा नेगेटिव होगा, लेकिन बेस इस बार ही क्या होगा पॉजिटिव भी हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो बेस पॉजिटिव हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया नेगेटिव, और एच को तो ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। अब यहाँ पे देखो साइन ऑफ थीटा की बात करेंगे तो माइनस पी बाई क्या होगा प्लस एच, मतलब ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर कॉस की बात करते हैं तो कॉस में प्लस बी आएगा, कॉस ऑफ थीटा में क्या आएगा प्लस बी और प्लस क्या एच, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर टेन की बात करते हैं तो टेन थीटा में क्या आ जाएगा माइनस पी बाई बी, अब ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस क्या होगा पॉजिटिव होगा, केवल कॉस क्या होगा पॉजिटिव। थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूं। तो आपको यहां पे बोला जाएगा कि 0 है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है और 360 डिग्री है। तो आप बोलोगे कि इसमें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होगा, ऑल क्या होगा पॉजिटिव, ऑल क्या होगा पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बारे में बात होगी तो साइन क्या होगा पॉजिटिव, साइन क्या होगा पॉजिटिव। और 180 से 270 के बारे में बात होगा तो 10 क्या होगा पॉजिटिव, और 270 से 360 के बीच में बात होगा तो क्या पॉजिटिव होगा कॉस क्या होगा पॉजिटिव। हाँ,
इसको बहुत सारा तरीका है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऑल सिस्टर टेक कॉफी, बहुत सारा चीज है जिससे हम याद रखेंगे। और ये याद क्या, ये तो मुझे देखते ही याद हो गया, बस ये सोचो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये तो 10th में भी मैंने देख रखा है। अब 90 डिग्री से 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बात होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में बात होगा 180 से 270 तो टेन पॉजिटिव होगा, और 270 से 360 के बीच में बात होगा तो कॉस पॉजिटिव होगा। होप यहां तक आइडिया क्लियर है, थोड़ा और आगे देखते हैं। यानी यहां से एक बातें हमें क्लियर हो गई कि सर हमने पूरे ही प्लेन को 4 भागों में बांट दिया, और ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो यहां इस स्पेस में अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की आप बात कर रहे हो तो सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहां पे क्या पॉजिटिव होगा, साइन। यहां तो ऑल है, और यहां पे क्या है, साइन। यहां पे क्या है, 10, और यहां पे क्या है, कॉस। यहां पे क्या है, कॉस। अब केवल मैं यहां पे वरी कर रहा हूं साइन के बारे में, केवल वरी कर रहा हूं क्या, साइन के बारे में, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलूं कि 10 120 डिग्री का केवल साइन क्या होगा, मतलब साइन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, हम उसके वैल्यू के बारे में भी बात ही नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली वरी अबाउट क्या, साइन के बारे में, ओनली वरी अबाउट क्या, चिन्ह कैसा होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो यहां पे आपको 120 डिग्री नजर आ रहा है, और बखूबी आपको समझ में आ रहा होगा ये 120 डिग्री कहीं ना कहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है, सेकंड द्वितीय भाग, ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि 120 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री छोटा है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर मैं बात 10 की कर रहा हूं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो चाहे वैल्यू जो भी हो ये होगा क्या, नेगेटिव होगा। अगर मैं कॉस की भी बात करता, कॉस 120 डिग्री की भी बात करता, तो ये भी क्या आता, नेगेटिव में आता। लेकिन अगर मैं साइन 120 डिग्री की बात करता तो ये पॉजिटिव आता, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो और 180 डिग्री से छोटा एंगल हो तो वहां पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन क्या होगा, पॉजिटिव। सिमिलरली समझो कि अगर मैं आपसे पूछता कि साइन 210 डिग्री का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। वी आर नॉट वरी अबाउट एक्चुअल वैल्यू, हम एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, हम केवल पूछ रहे हैं कि उसका साइन क्या होगा। ओनली वी आर वरी अबाउट क्या, साइन। तो आप बोलोगे कि सर ये 210 डिग्री 180 डिग्री से बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है, तो कंफर्म थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव होता है सर, और आप साइन की बात कर रहे हो, तो ये कंफर्म वैल्यू जो भी आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, जो भी होगा ऋणात्मक होगा। अब जो हो वो अलग बात है। अगर मैं बात करता 10 की, 10 210 डिग्री की, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आता, पॉजिटिव आता। अगर मैं बात करता कि कॉस क्या होगा, कॉस 210 डिग्री, तो ये भी क्या आता, नेगेटिव आता। अब साइन नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है यार कि कॉसेक भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब हमें ये एंगल देख के केवल पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू चाहे जो हो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये वैल्यू देख के आपको पता चल जाएगा। अगर मैं ऐसे ही बोलूं कि साइन 300 डिग्री के बारे में बताओ, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, तो आप बोलोगे सर साइन 300 डिग्री 270 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा है सर, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है। आप बात किसकी कर रहे हो, साइन की, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर मैं 10 की ही बात करता, 10 300 डिग्री के बारे में, तो ये भी क्या होता, नेगेटिव। लेकिन अगर मैं कॉस 300 डिग्री के बारे में बात करता तो ये कंफर्म क्या होता, पॉजिटिव होता, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कॉस की बात कर रहे हैं, तो कॉस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर कर देगा कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, ये जो आपका एंगल होगा वो 0 डिग्री से बड़ा और लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री, और यहां पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो आपका जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 90 डिग्री, और लेस देन क्या,
180 डिग्री। और यहां पे क्या पॉजिटिव होता है? साइन। अगर मैं थर्ड की बात करता हूं, थर्ड क्वाड्रेंट, तो आपका जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा? 180 डिग्री, और लेस देन क्या होगा? 270 डिग्री। और अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 270 डिग्री, और लेस देन क्या होगा? 360 डिग्री होगा। और यहां पे तो सर ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहां पे क्या? साइन पॉजिटिव होता है। और यहां पे क्या? टेन पॉजिटिव होता है। और यहां पे क्या? कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये वैल्यू को मैं केवल एंगल देख के बता सकता हूं। अगर मैं ये बोलूं कि साइन 350 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 350 डिग्री तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। चाहे वैल्यू क्या हो, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, उससे मुझे कोई पता नहीं है, बट ये होगा क्या? निगेटिव होगा, ये ऋणात्मक होगा। ये आपको क्लियर है? ओके, तो यहां तक बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि साइन तो सर मैं एंगल देख के बता सकता हूं कि किस क्वाड्रेंट में है, और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम बता सकते हैं कि उसका मान ऋणात्मक आएगा या धनात्मक आएगा। अब इससे थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सिस पे वैल्यू को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। सपोज कि आप एक यूनिटरी सर्कल मानो, जिसका रेडियस क्या है? 1 है। यूनिटरी सर्कल हमने माना, और यहां पे मैंने इसे 4 भाग में बांट दिया। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। अब एक बात बताओ कि मैं इसके रेडियस को 1 यूनिट ले रहा हूं, इसके रेडियस को क्या ले रहा हूं? 1 यूनिट। सपोज यहां पे एक पॉइंट P और ये 1 यूनिट, तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है, PQO दिख रहा है क्या? बड़े ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है OPQ। अब अगर मैं P पॉइंट को यहां पे शिफ्ट करना नीचे स्टार्ट करूं, ये बंदा अगर नीचे आए तो इसका हाइट धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। अरे P यहां पे आएगा तो इसका हाइट और कम होगा और कम होगा। मतलब यहां पे अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां पे x का वैल्यू क्या है? 1 है, और y का वैल्यू क्या होगा? 0। और यहां पे अगर हम बात करें तो x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू क्या है? 1 है। ये तो बात समझ में आ रहा है। वही चीज मैं यहां से समझाना चाह रहा हूं कि अगर इसे हम मानते हैं कि OPQ या OQP एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब सोचो कि अगर मैं P को ऊपर शिफ्ट करूंगा तो हाइट बढ़ते जाएगा, और यहां पे जाने के बाद हाइट और हाइपोटेनस दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। लेकिन यहां पे बेस क्या हो रहा है? घट रहा है। बेस OQ क्या है? बेस, तो बेस घट के यहां पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? 0। तो बेस यहां पे 0 हो गया, और परपेंडिकुलर जो होगा वो हाइपोटेनस पे क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और यही P पॉइंट अगर नीचे शिफ्ट हुआ तो PQ का वैल्यू 0 हो जाएगा, और बेस शिफ्ट होके रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो कॉस का राजा मतलब एक्स एक्सिस का राजा, यहां पे अगर हम 0 डिग्री की बात करते हैं तो यहां का राजा कौन हो गया? कॉस हो गया, क्योंकि यहां पे आपका ये हाइपोटेनस आपके बेस के क्या होगा? बराबर होगा। यहां पे h किसके बराबर होता है? हाइपोटेनस बराबर होता है किसके? बेस के। ठीक है ना? ये दोनों यहां पे क्या हो जाते हैं? बराबर। इसीलिए यहां पे कॉस ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, और जहां पे कॉस राजा होता है वहां पे साइन भिखारी होता है, और यहां पे साइन ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसका परपेंडिकुलर 0 हो चुका है। क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर क्या हो चुका है? परपेंडिकुलर जो है वो ऑलमोस्ट अबाउट क्या है? 0। परपेंडिकुलर क्या है? 0। हाइपोटेनस बेस के बराबर और परपेंडिकुलर एग्जैक्टली इक्वल्स टू लगभग क्या है? 0। इसलिए 10 का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। PBH में समझो तो H यहां पे बराबर हो जाता है किसके? B के, और आपका P ऑलमोस्ट अप्रॉक्स टू क्या हो जाता है? 0। ठीक है? ये दो कंडीशन यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि P यहां पे वैनिश हो जाता है, एक्स एक्सिस पे क्या हो जाता है? P वैनिश हो जाता है, और H B के बराबर हो गया तो cos 1 होगा, और साइन 0 का वैल्यू क्या होगा? 0। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे भी P वैनिश हो जाएगा, लेकिन आपका जो H है वो -B के बराबर होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस है।
ठीक है ना। तो b बराबर होगा लेकिन h b के बराबर होगा लेकिन निगेटिव भी होगा, तो इसीलिए यहाँ पे cos, ये तो 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री, तो यहाँ पे cos 180 डिग्री का मान क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे -1 हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे साइन वापस से क्या हो जाता है, साइन 180 डिग्री वापस से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस का राजा कौन है, कॉस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कॉस का मान मतलब cos 0 का मान 1 होता है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब 180 डिग्री पे cos का मान नेगेटिव 1 होता है, और दोनों जगह साइन क्या होता है, 0 होता है। अब हम y एक्सिस पे बात करें तो यहां पे आपका बेस 0 हो चुका है। y एक्सिस पे अगर हम बात करें तो बेस ऑलमोस्ट इक्वल्स टू क्या हो चुका है, 0, और परपेंडिकुलर जो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू किसके बराबर हो चुका है, हाइपोटेनस के बराबर। y एक्सिस पे ऐसा होता है कि बेस 0 हो जाता है और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के ऑल अबाउट क्या बराबर हो जाता है। एक्स एक्सिस पे क्या 0 हो जाता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर 0 हो गया तो साइन क्या हो जाएगा, 0। वाई एक्सिस पे क्या होता है, बेस 0 हो जाता है, अगर बेस 0 हो गया तो कॉस क्या हो जाएगा, 0। मतलब वाई एक्सिस का राजा कौन है, साइन, और कॉस वहां पे क्या है, भिखारी है। मतलब हम बोल सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू तो 1 होगा, लेकिन कॉस ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0। और यहां पे 270 डिग्री की अगर बात करें तो नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो साइन 270 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1, लेकिन यहां पे cos ऑफ 270 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हमारे पास एक बात बोल सकते हैं कि x एक्सिस पे हाइट क्या हो जाता है, 0। हाइट मतलब क्या, परपेंडिकुलर, मतलब यहां पे p क्या हो जाता है, 0, ओके। और y एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पे बोलेंगे बेस क्या हो जाएगा, 0, मतलब b क्या हो जाता है, 0। तो y एक्सिस पे अगर बेस 0 है तो आप बताओ ना कि cos क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो अगर हम y एक्सिस की बात करेंगे तो y एक्सिस मतलब क्या, 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो 90 डिग्री पे भी बेस का वैल्यू 0 होगा और 270 डिग्री पे भी बेस का वैल्यू 0 होगा, इसीलिए cos 90 डिग्री पे भी 0 होगा और 270 डिग्री पे भी 0 होगा। x एक्सिस कहने का मतलब क्या, 0 डिग्री और क्या 180 डिग्री, बात समझ में आ रहा है। मतलब 0 डिग्री या 180 डिग्री पे हाइट जब 0 होता है, इसका मतलब साइन 0 का वैल्यू 0 होगा और साइन 180 का भी वैल्यू क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर 0 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर 0 हो रहा है, देख लो ध्यान से। और y एक्सिस पे क्या, y एक्सिस मतलब 90 डिग्री और क्या 270 डिग्री। अरे बात क्लियर है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो y एक्सिस क्लियर है। अब y एक्सिस पे क्या 0 हो जाता है, बेस 0 हो जाता है। अब y एक्सिस पे जब बेस 0 हो गया, इसका मतलब क्या, बेस 0 मतलब cos 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो इसीलिए x एक्सिस पे साइन का मान क्या हो जाता है, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो साइन थीटा क्या हो सकता है, 0 डिग्री या 180 डिग्री, इस दोनों पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाता है, 0। और अगर यहां की बात करें तो cos ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि हम y एक्सिस पे जब भी बात करेंगे तो वहां पे बेस का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, बेस का वैल्यू क्या होता है, 0। अब बेस का वैल्यू कहां पे 0 होगा, 90 डिग्री और 270 डिग्री। y एक्सिस पे बेस 0 होता है और x एक्सिस पे हाइट 0 होता है। और आपको बखूबी पता है कि भैया मेरे ये वाला चीज x एक्सिस है और ये 0 डिग्री होगा और 360 डिग्री होगा, या ये क्या है 180 डिग्री। तो इस x एक्सिस पे 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे परपेंडिकुलर 0 होगा, मतलब साइन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 90 डिग्री y एक्सिस है या 270 डिग्री y एक्सिस है, यहाँ पे बेस का वैल्यू 0 होता है, मतलब इस एक्सिस पे y एक्सिस पे cos का मान क्या होगा, 0, और x एक्सिस पे साइन का मान क्या होगा, 0। x एक्सिस मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री या 360 डिग्री, और y एक्सिस मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री। ये बातें पता होनी चाहिए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर है। तो वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा हो गया है, तो हम लोग इससे आगे की बात, और इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी स्टार्ट होने वाला है, तो इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। होप कि आपको ये आइडियाज पसंद आए होंगे और आपने कुछ सीखा होगा। इवन 10th में ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा ही था, लेकिन कुछ और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने समझाने का आपको कोशिश